Welcome, friends. My name is Avinash Gorakshakar, and I welcome all of you to another interesting episode of Conexa High Flyers. Friends, as all of you are aware, we introduce to you emerging companies from emerging sectors, and we make it a point to talk to the promoters and the top managements of such companies so that all of us can understand these companies in a much better way. We talk to the managements and get to know the company's business model, their growth journey, their future growth plans, and in this process a lot of valuable information is shared by the company's top management team and the promoters to our investors. So all this helps us in taking a very well structured investment decision, and this is the purpose of these Konoxia high flyer episodes. So friends, today we'll be discussing a very interesting company which is in the NBFC space and which is going to hit the capital market very soon. The company's name is Usha Financial Services Limited, and we have the privilege and pleasure of having the managing director of the company, Mr. Rajesh Gupta. Rajesh ji, welcome to the show. Thank you very much, sir. Time spent करने के लिए. I am pretty confident that in this small interview, Rajesh ji will be able to understand, your company's operations in a much better way for all our investors. Good evening, sir. Good evening, sir. How are you, sir? फाइन फाइन सर, सब बढ़िया. राजेश सब जी, बढ़िया सर. पहला सवाल जो मुझे आपसे पूछना है, जी आई मीन विच एलिमेंट्री. सर, एनबीएफसी जी स्पेस में हमारी कंपनी की क्या पोजीशनिंग है? इनफैक्ट आई वुड लाइक टू हैव अ मिक्स ऑफ इंग्लिश हिंदी, बिकॉज हिंदी सभी को पता है. तो वॉट यस एवर इज कंफर्टेबल यू, इंग्लिश हिंदी में आप जवाब दे दीजिए. बट मोटा मोटी सर, जी हमारा कंपनी का पोजीशनिंग क्या है? हम एनबीएफसी स्पेस में कौन से सेगमेंट को टैकल यानी टैप करते हैं? हमारे कौन कौन से कस्टमर सेगमेंट्स हैं? और सर, ये बिजनेस आपने कैसे शुरू किया? ये क्या आपका फर्स्ट जनरेशन एफर्ट है या आपके पिताजी के टाइम से ये कंपनी थी, आपने उसको आगे बढ़ाया? तो सर, आपकी जर्नी के बारे में कुछ बताइए. सर मैंने ये अपना जो लाइफ की जर्नी है एंटरप्रेन्योर आई स्टार्टेड इन 1992 से हम लोग बिजनेस के अंदर हैं. सो हमारा रिसाइकलिंग का एक मेन बिजनेस है एज ए फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर एंड रियल एस्टेट बिजनेस है एज वेल एज वी स्टार्टेड ऑपरेशन ऑफ उषा फाइनेंशियल सर्विसेज इन 2016 के अंदर हमने इसका स्टार्ट किया था बिजनेस इसमें. और पिछले 9 ईयर से कंपनी प्रॉफिटेबल रन हो रही है हमारी ये उषा फाइनेंशियल एज ए प्रोफेशनल कंपनी रनिंग में है. सीईओ हैं, सीएफओ हैं, लीगल टीम है इसके अंदर, अकाउंट्स है, जितने भी सारे वर्टिकल्स हैं वो सब इसके अंदर हैं. सेकेंडली क्या है कि हम लोग एनबीएफसी स्पेस में लैंडिंग करते हैं, दिस कॉल्ड ए होलसेल लैंडिंग और यू कैन से इंस्टीट्यूशनल लैंडिंग. हम लोग एमएसएमई, एसएमई, ग्रीन इनिशिएटिव में लैंडिंग कर रहे हैं, 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स, ई रिक्शाज एंड सम पार्ट ऑफ एग्री आल्सो हम लोग इसके अंदर कर रहे हैं अभी. Yes, समझ गया. इनफैक्ट जी मेरे को एक बात बताइए सर, मोटा मोटी अगर मैं आपको पूछूं कि सर हमारा ज्योग्राफिकल नेटवर्क ये एनबीएफसी लैंडिंग का कितना बड़ा है, हम कौन कौन से यस स्टेट्स में यस ऑपरेटिव है, क्या पैन इंडिया काम में काम करते हैं, और सर थोड़ा बहुत बुक साइज के ऊपर बात करें कि हमारी एयूएम साइज कितनी है, बुक साइज कितनी है एज ऑफ डेट. सर कुछ आइडिया अगर आप दे दो. तो सर क्या है कि हम लोग अभी 18 स्टेट के अंदर हैं पैन इंडिया में और 280 डिस्ट्रिक्ट कवर करते हैं. अच्छा. और इसके अंदर अभी जो सेकंड क्या है कि टोटल एनबीएफसीज जो हम लोगों ने आज तक क्रेडिट किए हैं वो अभी 300-320 के आसपास हैं और 122 के आसपास एनबीएफसी हमारे पोर्टफोलियो पे स्टिल स्टैंडिंग है अभी. ओ, और टोटल जो कस्टमर बेस साइज है वो एज पर नंबर्स कोई 20,000 कस्टमर्स लाइव हैं हमारे पास, जिसके अंदर एनबीएफसीज, रिटेल, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, एमएसएमई, एसएमई एज वेल एज ऑफ हमने 50 करोड़ रुपीस अभी तक ई रिक्शा के अंदर भी डिसबर्स किया है फॉर ईवी पर्पस के लिए. जी सर. मैं समझ गया. आई थिंक काफी बढ़िया है सर. मेरे को और एक बात बताइए राजेश जी की, हम नए कस्टमर सर कैसे फाइंड आउट करते हैं? क्या हमारा खुद का मार्केटिंग टच पॉइंट है, क्या हमारे एजेंट्स है, क्या डिस्ट्रीब्यूटर्स है? सर नया बिजनेस हम कैसे कल्टीवेट करते हैं, इसके बारे में सर कुछ आइडिया दें. बिग बड़े बैंकों से और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से फंड्स लेते हैं और एक अदर एनबीएफसी को एक क्रेडिट सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं. तो हमारा सिस्टम ऐसा रन करता है कि हमने एक बैंकों से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसा लिया
और रिटेल लेंडिंग के लिए हम लोगों ने एनबीएफसीज के थ्रू उसको रिटेल लेंडिंग तक पहुंचाया जहां पर इस पैसे की जरूरत है। जो ओके। हमारे एनबीएफसीज पार्टनर हैं वो लोग डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के अंदर हैं, जहां तक हमारी ज्योग्राफिकल प्रेजेंस नहीं हो पाती है वो लोग हमारे लिए हमारे बिजनेस को सोर्स करते हैं, और बाकी सारा बिजनेस हमारी टीम बैकएंड से उसको सपोर्ट लगाती है, उसका क्रेडिट करना, पॉलिसी डिफाइंड बिजनेस है, ऐसे ये बिजनेस रन होता है सर पूरा। नहीं, ठीक है, समझ गया। राजेश जी, हमारा टोटल एम्प्लॉयी बेस कितना होगा? कितने लोग हम अभी करंटली उषा फाइनेंशियल सर्विसेज में काम करते हैं? अगर आप मोटा-मोटी एम्प्लॉयी बेस बता दें। सर अबाउट 45 एम्प्लॉयज हैं कंपनी के अंदर, जिसके अंदर सीईओ, सीएफओ, लीगल, ऑडिट, अकाउंट्स, एमआईएस, जो भी डिफरेंट जो भी अदर अदर इसके अंदर लोग हैं वो सब अपना अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट काम कर रहे हैं। अबाउट 45 के आसपास हमारी एम्प्लॉय स्ट्रेंथ है अभी राइट नाउ। ठीक है, समझ। अच्छा, राजेश जी, अभी आप बता रहे थे कि आप बेसिकली दूसरे एनबीएफसीज को पैसा देते हैं, जो बाद में उनके कस्टमर्स को वापस जो एरियाज में आप प्रेजेंट नहीं हो, या जी जी। ज्योग्राफिकली यू आर नॉट प्रेजेंट, दैट इज द वे यू इंक्रीज योर बिजनेस। सर, मेरे को एक यस सर। बात बताइए कि सर, हमारा जो FY 24 का नंबर है, इसमें से अगर मैं उसका ब्रेकअप आपको पूछूं कि सर कितना पैसा एमएसएमई को गया है, ई रिक्शा के लिए गया है, तो मोटा मोटी सर ओवरऑल आपका जो एयूएम है, जो आपने पैसा डिसबर्स किया है एनबीएफसीज को, सर होलसेल फंडिंग जो आपने बोला है, तो सर इसमें मोटा-मोटी कैन वी गेट अ रफ ब्रेकअप, कौन-कौन से सेक्टर्स हाँ को सर, पैसा आपने दिया है? सर मोस्टली तो सर देखिए 90% पैसा तो हमारा एमएसएमई और स्मॉल लेंडिंग में ही जाता है, जिसके अंदर ओके। 65 टू 70% तो एनबीएफसीज के थ्रू जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि हम एक क्रेडिट सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर द अदर एनबीएफसीज। हम लोग क्या है कि ब्रिजिंग कर रहे हैं बिटवीन बैंक एंड रिटेल कस्टमर, और बाकी जो समझ 10% है उसके अंदर हम लोग ईवी को फाइनेंसिंग कर रहे हैं, एग्री को फाइनेंसिंग कर रहे हैं, तो इस तरह से ये पूरा मॉडल सर हमारा काम करता है। गई। नहीं, मैं समझ गया। सर, मेरे को एक बात बताइए, मोटा-मोटी सर, अगर मैं आपको पूछूँ कि सर नॉर्मल एवरेज टिकट साइज़ हमारा कितना होता है? अगर हम कस्टमर को पैसा डिसबर्स करते हैं, तो एवरेज जी। टिकट साइज़ कितना होता है? और सर क्रेडिट डिसबर्समेंट के टाइम पे किस प्रकार का क्रेडिट चेक्स आप फॉलो करते हो, जहाँ पे आप यकीन के साथ कह सकते हो कि भाई पैसा दिया है तो वो सेफ है, पैसा तो वापस आएगा, इंटरेस्ट भी आएगा। तो सर उसके बारे में भी कुछ बताइए। हाँ, तो सर क्या है कि हमारा जो एवरेज टिकट साइज है वो अबाउट टेंटेटिव 1.5 लाख लेके 2 लाख रुपए के आसपास का है, 1.5 लाख टू 2 लाख रुपीज। और सर जितना भी बिजनेस है वो सब पॉलिसीज ड्रिवन बिजनेस है, जो कि बोर्ड द्वारा अप्रूव्ड है पॉलिसीज। जितने भी क्रेडिट चेक्स हैं वो सब उस पे लगे हुए हैं ऑलरेडी, और जो क्रेडिट टीम है वो सब उसी पे ही काम करके और अब फर्दर डिसबर्समेंट करती है सर। अच्छा, ओके, ठीक है, समझ गया। तो बेसिकली आपकी पूरी टीम है जो प्रॉपर क्रेडिट चेक्स प्रोसेस फॉलो करती है। सिबिल अ, सिबिल चेक है हाँ, हमारे पास, चार इसके इक्विफैक्स, हाई मार्क, सिबिल एंड अदर वन मोर। तो पूरा उसके एक पॉलिसी ड्रिवन है, तो उसी पॉलिसीज पे जाकर के ही लेंडिंग का बिजनेस सर करते हैं हम लोग। ये समझ गया। राजेश जी, मेरे को एक बात बताइए, अभी आप बता रहे थे कि आप एनबीएफसीज़ को भी थोड़ा पैसा देते हो, जहाँ पे वापस वो उनके कस्टमर्स को वापस डिसबर्स होता है। तो सर डायरेक्ट बिज़नेस हमारा कस्टमर के साथ कितना बड़ा है? आपने बोला हमारे करीबन 20,000 कस्टमर है, अभी सर मोटा-मोटी जो आप बता रहे थे। सर, जी। अगर मैं पूछूँ कि सर डायरेक्ट बिज़नेस आपका कितना परसेंटेज है? और ये इनडायरेक्ट बिज़नेस जो आप दूसरे एनबीएफसीज़ को देते हैं, जो बाद में आपसे पैसा लेके वापस उसको डिसबर्स करते हैं, तो वो मोटा-मोटी परसेंटेज वाइज़ हमारे लिए कितना होगा? 30 टू 40% इज हमारा डायरेक्ट बिजनेस, 65 एनबीएफसीज के थ्रू है। ओके, ठीक। अच्छा, दूसरी बात, मुझे एक बात बताइए सर कि मैं देख रहा था कि सर आपका बिज़नेस जो है, ज्योग्राफिकली सर कौन से स्टेट्स में ज़्यादा प्रोमिनेंट है? इज़ इट जी। महाराष्ट्र और इज़ इट आउटसाइड महाराष्ट्र? सर इसके बारे में भी कुछ फ्लेवर दे दीजिए। तो सर हमारा मेरे ख्याल से मेन ज्यादा बिजनेस तो बिहार और उत्तर प्रदेश के अंदर है, बाकी तो सब अदर स्टेट्स में भी काम कर रहे हैं। सो वी आर इन बेंगलुरु, चेन्नई, गुजरात, दिल्ली में भी काफी, क्योंकि दिल्ली हमारा कॉर्पोरेट ऑफिस है, हेड ऑफिस है, तो दिल्ली से भी काफी बिजनेस होता है, पर मेनली बिजनेस हमारा बिहार एंड उत्तर प्रदेश से आता है सर। और कुछ ठीक, बिजनेस सर हमारा फ्रॉम कैलकाटा भी है। ठीक है।
राजेश जी अभी मेरे को बताइए कि सर अगर मैं आपको पूछूं कि सर फाइनेंशियल ईयर एफवाई 24 में तो काफी अच्छा परफॉर्मेंस कंपनी ने दिखाया है, प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ गई है, मेरे ख्याल से डिसबर्समेंट्स भी काफी अच्छे बढ़े हैं। मुझे बताइए जी सर सर। एक चीज जो मैं आपके प्रेजेंटेशन में और प्रोस्पेक्टस में देख रहा था कि सर जी आपका सर। एसेट अंडर मैनेजमेंट थोड़ा सा कम हो गया है डिस्पाइट दैट प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है। तो सर इसका हाँ, कोई स्पेसिफिक कारण है? इस कारण के यस आप सर। आप हमको बता दें। तो जो प्रॉफिट का तो रीज़न सर ये है कि हमने लास्ट 2 इयर्स के अंदर कुछ इक्विटी इन्फ्यूज़न किया था, जैसे मैंने आपको बताया। उस इक्विटी हाँ। इन्फ्यूज़न की वजह से कुछ हमारे प्रॉफिट्स इंक्रीज़ हुए थे। स्लाइटली एयूएम डाउन हुआ है, पर पर प्रॉफिट्स पे कोई इतना फ़र्क नहीं आया। प्रॉफिट्स तो हमारे काफ़ी अच्छे हैं। हमने लास्ट ईयर अबाउट कोई 14 करोड़ के आसपास का पैट अर्न किया है सर। नहीं बट एनी स्पेसिफिक रीजन राजेश जी कि ये ईवीएम थोड़ा-सा कम हो गया यानी नॉर्मली सर वो ईवीएम बढ़ता बोरोइंग है तो हमको आपके प्रॉफिट बढ़ते हैं। यस सर, बोर्ड बोर्ड का ही था कि जो बोरोड मनी है उसको थोड़ा-सा उसके प्राइस को कम करा जाए, ताकि लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा बोरो किया जाए और स्प्रेड को इंक्रीज़ किया जाए। ओह! समझ जी, सर जी अभी सर। दूसरी बात मैं बता पूछना चाहता था कि सर हमारे स्पेस में जिस स्पेस में हम काम करते हैं जैसे आपने बोला 1.5 और 2 लाख का टिकट साइज़ है और हमारा राइट। 18 स्टेट्स में एक्सपोज़र है। सर इस मार्केट में किस प्रकार का कॉम्पिटिशन मार्केट में चल रहा है? क्या सबको कमाने के लिए काफ़ी बड़ा मार्केट है या काफ़ी इंटेंसिव कॉम्पिटिशन है? क्योंकि मैं नंबर आपका देख रहा था, आपके नंबर तो काफ़ी अच्छे हैं सर, प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छी है। तो मुझे बताइए सर ये जो सेगमेंट है ये अगले 2, 3, 4 साल के लिए अगर हम आगे का रोड मैप देखें तो सर आपको आपके हिसाब से क्या लगता है क्या ग्रोथ पोटेंशियल हो सकता है और इसमें सर हमारी कंपनी किस प्रकार से ग्रोथ को कैपिटलाइज करेगी? सर इफ यू कैन प्लीज शेयर योर थॉट्स। सर बहुत सारी कंपनियाँ सर सेगमेंट्स में काम कर रही है, एमएसएमई, एसएमई के अंदर। तो ग्रोथ तो है सर डेफ़िनेट। सो ग्रोथ तो है। रही कंपटीशन की बात, तो सर हमारा तो किसी से कोई कंपटीशन है ही नहीं। वी आर डूइंग आवर वर्क। हम लोग तो काम करने वाले लोग हैं, एंटरप्रेन्योर लोग हैं सर, और एज़ ए टीम वर्क काम करे जा रहे हैं। बाकी तो बिज़नेस बनेगा तो प्रॉफिट्स तो आएँगे ही डेफ़िनेटली। जी, ठीक है, बढ़िया। तो ये बेसिकली आपका कॉन्फिडेंस दिखाता है कि मार्केट काफ़ी बड़ा है। आपको जी, कस्टमर लेने के बाद आपको कैसे उसको डिलीवर करना है और वैल्यू देना है, वो आपके ऊपर है। सर अभी एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल जो हम सारे मैनेजमेंट्स को पूछते हैं। सर देखिए सर। नंबर्स तो एक जगह पे ठीक है, लेकिन सर इन टर्म्स ऑफ वैल्यू एडिशन सर हम जो हमारे एक्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं या नए कस्टमर्स हैं, उनको क्या वैल्यू एडिशन देते हैं? वैसे तो बहुत सारी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज़ जो एमएसएमई को फाइनेंस करती है। सर हमारी कंपनी के बारे में बात करें, आपने इस कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया, शुरू कर दिया। सर मेरे को बताइए हाउ डू वी ऐड वैल्यू टू द कस्टमर्स? कस्टमर हमसे क्यों खुश है? हमसे क्यों काम ज़्यादा का करना चाहता है? पैसा तो एक माध्यम है सर, थोड़ा कम ज़्यादा इंटरेस्ट कॉस्ट सर कोई भी लगाता है, बट उससे भी कहीं ज़्यादा ऐसी कोई क्वालिटेटिव चीज़ जो आप हमको बताना चाहें कि सर उसलिए हमारा काम थोड़ा-सा दूसरों के हिसाब के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा-सा बेहतर है। सर इफ यू कैन प्लीज़ सर, शेयर योर तो क्या थॉट्स। है कि सर क्या है कि हमारा जो टीम का व्यवहार है ना हमारे कस्टमर के प्रति, वो एक बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन रहता है हमेशा, क्योंकि हमें पता है कि ये जो कस्टमर है हमारा, हमने इसी के साथ ही बिज़नेस बनाना है, और इस एसएमई को, एमएसएमई को आने वाले टाइम में भी पैसे की ज़रूरत तो रहेगी अगर उसे एंटरप्रेन्योर को बिज़नेस बनाना है। दिस इज़ वन थिंग। दूसरा क्या है कि जब भी हमारे पास लोन 24 आवर्स से 48 आवर्स के बीच में उसे डिसबर्स कर देते हैं, सारे चेक्स लगा कर के, तो उससे भी कस्टमर को थोड़ी-सी हेल्प मिलती है, क्योंकि अगर टाइम से पैसा मिलता है किसी को भी अपने बिज़नेस के लिए, तो वो अच्छी तरह से और बिज़नेस कर पाता है, और वैल्यू एडिशन वो अपने बिज़नेस में भी कर पाता है, और हम भी अपने कस्टमर के लिए एक वैल्यू ऐड कर पाते हैं सर। बिल्कुल। तो आई थिंक बेसिकली रिलेशनशिप इम्पोर्टेंट होता है। बिज़नेस तो इम्पोर्टेंट है लेकिन रिलेशनशिप जिस प्रकार का आप कस्टमर के साथ मेंटेन करते हो, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है अगर अपने को धंधा बढ़ाना है। आई थिंक बहुत बढ़िया सर, बहुत बिल्कुल। अच्छा लगा। सर अभी जी, एक थोड़ा-सा और फाइनेंशियल रिलेटेड क्वेश्चन है। सर हमने जी। देखा सर ये एफवाई 24 के लिए हमारी जो एसेट क्वालिटी है, ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट सर वहाँ पे थोड़ा-सा एक लेवल एलिवेट हो चुका है। तो इसका कोई मेन कारण है या कोई ये वन ऑफ एडजस्टमेंट है? सर इसके बारे में बताइए क्योंकि मैं देख रहा था नहीं कि सर, वो हाँ। 1.91% था पिछले साल, इस साल करीबन 3.59 हो गया। तो इसका रीज़न क्या है? बढ़ने का कारण क्या है? वेदर इट इज़ वन टाइम और वेदर आगे चल के ये थोड़ा स्टेबलाइज़ होगा? देखिए, वैसे इंडस्ट्री प्रैक्टिस की बात करें तो सर
2 to 4% के एनपीएस रहते ही हैं। मैं एनबीएफसी की बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द बैंक्स। वी आर सिटिंग विथ 2.7% और 2.6% ऑफ नेट एनपीए। सो पीछे जो थोड़ा करेक्ट। सा, एक तो एयूएम हमारा 40-50 करोड़ सा कम हुआ, उस वजह से थोड़े से इंक्रीज हो गए। बाकी सर 100 लोगों को लोन देंगे तो सर 1-2 लोन तो खराब हो ही सकते हैं, क्योंकि टीम वर्क है पूरा। तो बिल्कुल। हमारे से भी कुछ शातिर लोग रहते हैं सर, ऐसा नहीं है कि हम तो अपनी तरफ से पूरा क्रेडिट करते हैं, पर फिर भी कहीं न कहीं कुछ गलती रहती है, तो वो डेफ़िनेटली छोटा-मोटा हिट लगता ही रहता है सर बिज़नेस के अंदर। बिल्कुल। सर जी, अभी आगे चल के अभी सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आज इंटरव्यू का है, वो ये रहेगा कि सर अभी हम कंपनी का पब्लिक इश्यू कर रहे हैं। सर जी। मोटा-मोटी कितना पैसा हम बाज़ार से उठा रहे हैं और ये पैसा हम कहाँ पे यूटिलाइज़ करेंगे? सर इसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। सर हम लोग कोई 58,60,000 का शेयर्स का हम लोग आईपीओ आ रहा है, जो कि 24 तारीख को मार्केट को हिट करेगा। 23 तारीख को एंकर बिडिंग है और 24 तारीख को ओपन हो रहा है फॉर पब्लिक एचएनआईज़ एंड क्यूआईबीज़ के लिए। और 28 तक ये ओपन है और 31 तारीख को इसकी लिस्टिंग का प्लान हुआ हुआ है। और कोई अबाउट हम 98.45 करोड़ रुपीस मार्केट से इक्विटी के अंदर इन्फ्यूज़न ले रहे हैं, तो ताकि हमारी एनबीएफसीज़ की और ज़्यादा ग्रोथ हो सके और कंपनी का एक इक्विटी स्ट्रक्चर जो है और अच्छा स्ट्रेंथनिंग हो सके, और जिससे हमारे एयूएम में और मल्टीपल्स की ग्रोथ हो सके। प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, स्ट्रेंथनिंग आएगी कंपनी की, तो इस तरह से सर प्लान कर रहे हैं हम लोग। सर ये पैसा रेज़ करने के बाद क्या हमारा थोड़ा-सा एम्प्लॉयी बेस भी हम बढ़ाना चाहेंगे कि थोड़ा-सा मार्केटिंग टीम को भी हम पुश करें, नए कस्टमर्स लाएँ? जी। ज्योग्राफिकली ऑफिसेज़ सर नए ऑफिसेज़ खोलने का कुछ प्लान है कोई और स्टेट्स में सर एंट्री करने की ये बात भी कर रहे हैं? हम लोग कुछ प्लान करेंगे ऑफिसेज़ खोलने का मेन स्टेट्स के अंदर, और एम्प्लॉयी स्ट्रेंथ डेफ़िनेटली जब एयूएम बढ़ेगा, इक्विटी बेस बढ़ेगा, तो एम्प्लॉयी स्ट्रेंथ और टेक्नोलॉजीज़ भी बढ़ेंगी डेफ़िनेटली, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और दूसरी बात सर मेरे को एक बात बताइए सर ओवरऑल जो अभी इंटरेस्ट कट की बातें चल रही है, अभी तो आरबीआई गवर्नर साहब ने तो कुछ इंटरेस्ट कट काटा नहीं है। बट जी, जी। होपफुली पॉसिबली 1 या 2 पॉलिसीज़ के बाद अगर इंटरेस्ट कट होता है, अगर 25 बेसिस या 50 बेसिस पॉइंट कट आता है, तो मोटा-मोटी क्या हम मान के चले राजेश जी कि थोड़ा-सा बेनिफिट जहाँ से आप सोर्स करते हो पैसा, वहाँ से जी। थोड़ा-सा कॉस्ट ऑफ फंडिंग में आपको थोड़ी मदद मिलेगी? डेफ़िनेटली सर आएगी हमारी, मेरे को ऐसा लगता है कि इस आईपीओ के बाद हमारी फंड रेज़िंग के बाद हमारी जो इन्वेस्टमेंट ग्रेड रेटिंग है ट्रिपल बी, उससे भी हमारी रेटिंग भी ज़्यादा हो जाएगी, जिस वज़ह से हमें बैंक को और अप्रोच करना आसान हो जाएगा। अभी हमारे पोर्टफ़ोलियो में एसबीआई है मेन बैंक, और बाकी बैंक्स भी, आईसीआई है हमारे पास, और बैंक्स भी आ जाएँगे। तो उससे क्या है कि हमारा कुछ प्रॉफ़िटेबिलिटी इंक्रीज़ होगी, स्प्रेड बढ़ जाएगा, लो कॉस्ट पैसा मिलेगा कंपनी को, तो वो कंपनी की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होगा। आखिरी सवाल राजेश जी मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो धंधे का मेन रिस्क है वो तो हम सभी जानते हैं कि जी। इंटरेस्ट कॉस्ट मैनेजमेंट प्लस आपका जो एसेट क्वालिटी मैनेजमेंट। सर आपके हिसाब से आपने बिजनेस खड़ा किया है सर सबसे बड़ा रिस्क हमारे बिजनेस में क्या? आप कोविड छोड़ दीजिए, कोविड तो सभी के लिए तकलीफ वाला समय था, लेकिन अगर हम कोविड छोड़ दें तो सर ये धंधे में अगर आपको प्रॉफिटेबल रहना है तो आपको कौन से एक दो पैरामीटर्स प्रॉपरली मेंटेन करने हैं ताकि आगे का भी जो ग्रोथ है वो अच्छी तरह से चलेगा, कंपनी की बैलेंस शीट भी बढ़ेगी, एसेट क्वालिटी भी ठीक-ठाक रहेगी। तो सर आपके पॉइंट ऑफ व्यू से इफ यू कैन प्लीज़ शेयर व्हाट इज़ योर ओवरऑल रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी? सर 2016 में जब हमने स्टार्ट करी और आज हम 2024 में लास्ट 9 ईयर से बिज़नेस बना रहे हैं सर। इसके अंदर सर कोविड भी आ गया, डिमोनेटाइज़ेशन भी आ गया, जीएसटी भी आ गया, सब आ गया। आपने जैसे कहा कि सर कोविड को छोड़ देते हैं। जब हम कोविड की लहर से प्रॉफ़िटेबिलिटी के साथ निकल के आ गए, तो फिर तो उसके बाद मुझे लगता नहीं है इससे बड़ा कोई रिस्क हो सकता है। पर फिर भी कंपनी क्या है, पॉलिसीज़ पे ड्रिवन है, तो जब पॉलिसीज़ पे ड्रिवन होती है तो किसी के पास कोई अपना ऐसा मेन डिसीज़न नहीं होता कि कोई भी किसी को भी पैसा दे देगा और कुछ भी ऐसा पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर देगा या लेंड कर देगा जिसके अंदर कंपनी को कभी कोई रिस्क आ सकता है। अगर सर बिल्कुल। रिस्क की बात करते हैं तो रिस्क कोई इकोनॉमिकली रिस्क हो सकता है या कोई अनसीन ऐसा सर्कमस्टांसेस कोविड की तरह के आ जाएँ,
वो तो एक बिल्कुल। रिस्क हो सकता है, बाकी तो बिज़नेस में फ्रॉम क्योंकि हमारी ऑलरेडी बुक्स की सीज़निंग भी हो चुकी है, वी आर इन दिस बिज़नेस फ्रॉम द लास्ट 9 ईयर्स और 9 ईयर से ही प्रॉफिटेबल रन कर रहे हैं। और कंपनी के पास खुद एक अच्छा कैपिटल बेस है, 111 करोड़ रुपीज़ का कैपिटल बेस है और इस आईपीओ के बाद मोस्ट मेबी हम लोग अबाउट 210 और 220 करोड़ के आसपास इस फाइनेंशियल ईयर्स को नेट ऑन फंड के अंदर क्लोज़ करेंगे। मैं समझ जी गया। सर। इनफैक्ट आपने बराबर बोला राजेश जी कि देखिए इंडियन इकोनॉमी अगर ग्रो करेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेंडिंग आएगा, एमएसएमई सेक्टर ग्रो होता है, तो कहीं न जी, कहीं तो देखिए एनबीएफसीज़ आल्सो विल प्ले अ वेरी इंपोर्टेंट रोल जो आप राइट, आपकी कंपनी कर रहे हैं। तो इसका फ़ायदा तो ज़रूर मिलेगा और रनवे इंडिया के लिए बहुत बड़ा है सर। जिस प्रकार का कैपिटल यस, एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है, जिस प्रकार से प्राइवेट कैपेक्स हो राइट, रहा है, तो ये क्लियर इंडिकेशन है कि एमएसएमई और एसएमई सेक्टर तो ग्रोथ इंजिन्स है हमारे कंट्री के, तो वहाँ से तो ग्रोथ राइट। ज़रूर आएगा। तो सर बहुत बढ़िया लगा राजेश जी आपसे बात करने से और मुझे लगता है कि सर आपका पब्लिक इश्यू तो सक्सेसफुल होगा ही, बट मेरी तरफ से सर आपको, आपकी पूरी मैनेजमेंट टीम को बहुत-बहुत बेस्ट विशेस। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर, बहुत-बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर।